तो सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने पास कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की बात की थी, जो एक्सपेंसेस हम अपने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर शो कर सकते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे वो कौन कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। इसी को हम आज अपने पास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने पास कौन कौन से खर्चे डिस्कस किए थे। हमने अपने पास कहा था कि हम अगर अपने पास इंश्योरेंस करा रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड का, इंश्योरेंस करा रहे हैं एम्प्लॉइज की हेल्थ का, कोई मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स की लाइफ का इंश्योरेंस कराती है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर जी सर। सेक्शन 30-31 पढ़ा दिए सर? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा है। अभी अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है सभी का। जी 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 सर जी। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि 36 बोले तो मेरे को लगा मैं 1-2 क्लास मिस कर दिया था, हम लोग नहीं सर, नहीं आज छूट गया। अभी नहीं ठीक कराएगा। है। तो अगर हम अपने पास इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं पीएनएल में आएगा। अगर हम अपने पास एम्प्लॉइज की हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहे हैं ये भी पीएनएल में आएगा। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ एनिमल्स नॉट यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जी सर। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स नॉट यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो एनिमल्स के केस में हमारा जो एक्सपेंस है वो कब माना जाएगा। अगर बाय चांस मान लीजिए हमारे पास कोई एनिमल है, हम कोई एनिमल परचेस करते हैं, तो जब उसकी डेथ होगी तो डेथ के टाइम पर उसके कारकासेस को बेचकर जो पैसे आएंगे वो माइनस कर दिया जाएगा। बैलेंस शैल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम कोई पैसे वगैरह बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उसका जितना भी इंटरेस्ट होगा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लोन का पैसा बिजनेस में यूज होगा तो खर्चा पीएनएल में आएगा, और अगर लोन का पैसा बिजनेस में यूज नहीं होगा तो खर्चा पीएनएल में नहीं आएगा। अगर हम अपने पास कोई लोन लेते हैं और लोन के जो पैसे हैं वो अदर देन बिजनेस यूज में आ जाते हैं, तो फिर इसको हम अपने पास पीएनएल अकाउंट में नहीं शो करेंगे। मतलब हमारे पास हमने लोन लिया, किसी पर्सनल यूज में पैसों को यूज कर लिया, हमने अपने पास घर के कामों में यूज कर लिया, अब इसका जो इंटरेस्ट होगा पीएनएल में डेबिट नहीं होगा। अगर आप बिजनेस यूज में ला रहे हैं तो एक्सपेंस पीएनएल की डेबिट पर आएगा इंटरेस्ट का। फोर्थ, सर अगर हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स हो जाए तो इनको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सर ये कंडीशन नंबर 1 आ गई मेरी। अगर आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है पैसों का डूब जाना। अगर आपके पैसे डूब जाएं तो ये पीएनएल अकाउंट में आएंगे। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि बैड डेट्स मस्ट बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स मस्ट बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स मस्ट बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। सर ये सीजीबीसी का फर्स्ट क्लास है।
सर आज पीजीबीपी का 3rd क्लास है, अभी तक हमने बेसिक से डिस्कस किए हैं पीजीबीपी के। तो सर इससे पहले का वीडियो सर अपलोड है नहीं सर? सब अपलोडेड है सर। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ bad debts are not written off. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ना हो, बैठे दोबारा मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, अगर हमने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन, प्रोविजन की छूट नहीं मिलेगी, प्रोविजन की छूट नहीं मिलेगी। प्रोविजन अगर बना रहे हैं तो इट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है सर, प्रोविजन होता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेड डेट्स हो सकते हैं, तो मैंने अपने पास कुछ पैसे पहले से ही निकाल कर अलग कर दिए। हमारे डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स आ रहे हैं 5 लाख के, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बेड डेट्स हो जाएंगे, तो हमने बेड डेट्स राइट ऑफ करने के बजाय इसका प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन। हमने इसका प्रोविजन बना दिया बेड डेट्स का। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना देना मतलब हमने अपने पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखा दिया कि शायद ये पैसे डूब सकते हैं। सर प्रोविजन का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस के लिए ना खर्चा बुक कर लेते हैं। अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, हमने बस किताबों में दिखा दिया, हमने बस अपनी किताबों में दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस हमने दिखाया है इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता, ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, और क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है इसलिए नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इसको खर्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, इनकम टैक्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलती इनकम टैक्स में। ठीक है, अकाउंट्स में आप कुछ भी दिखाते रहिए अपने, लेकिन इनकम टैक्स में आप प्रोविजन की डिडक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट, कंडीशन नंबर 2। सर ये प्रोविजन के बारे में ना अभी हम एक एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद। वैसे तो कोई भी प्रोविजन नहीं बना सकता, लेकिन बैंक्स को अलाउड होता है कि वो प्रोविजन बनाए। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद बात करेंगे। मैं ये बता रहा था, bad debts must be written off against from a debtor previously included in income. In other words, we can say that bad debts allowed only if it is against income.
सर अगर इनकम के अगेंस्ट होंगे तो अलाउ करेंगे, तो क्या इनकम के अगेंस्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है? यस। सपोज हमने किसी को लोन दिया, हमने एक फ्रेंड को लोन दे दिया और इसके बैड डेट्स हो गए, सर ये नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर बैड डेट्स हो रहे हैं अगेंस्ट इनकम इट शैल बी अलाउड, अगर बैड डेट्स हो रहे हैं अगेंस्ट लोन गिवन इट शैल नॉट बी अलाउड। हमने किसी को लोन दिया, इसके बैड डेट पीएनएल में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं और वो पैसे लेकर भाग जाए, इसको आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? सर देखिए, जब हम सेल्स करते हैं ना, सेल्स, तो उधार पर माल बेचा, एंट्री पास होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सेल्स हमारी इनकम में जुड़ती है, इनकम में जुड़ गई, अब हमारे बैड डेट्स हो गए, पहले इनकम में जुड़ी थी, अब एक्सपेंस अलाउ कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने अपने पास सेल्स तो की नहीं, ठीक है, इनकम में तो जोड़ा नहीं, अब हम ये कहें कि इसे खर्चों में जोड़ दीजिए, सर ये अलाउ नहीं किया जाएगा। जब तक इनकम में नहीं जुड़ेगा एक्सपेंस में नहीं दिखाने दूंगा। मतलब जैसे मैंने लोन दिया, सर लोन देना इनकम थोड़ी होती है, तो अगर मैंने लोन दिया ये तो मेरी किताबों में आया नहीं, अब अगर इसके बैड डेट्स हो गए आपको इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। सर पॉइंट क्लियर है सर? तो पहली बात, बैड डेट्स एक्चुअली राइट ऑफ होने चाहिए, दूसरी बात बैड डेट्स इनकम के अगेंस्ट होने चाहिए, लोन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स allowed to banks या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। सर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बना सकते हैं और कोई बैड डेट्स के लिए प्रोविजन नहीं बना सकता। ठीक है, कितना बना सकते हैं? सर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी इंडियन बैंक की, तो ये प्रोविजन बनाएंगे 8.5% ऑफ जीटीआई का प्लस 10% ऑफ रूरल एडवांसेस। रूरल एरिया में अगर इन्होंने कोई लोन वोन दिया है ना उसका 10%, रूरल एरिया में अगर इन्होंने कोई लोन दिया है उसका 10%। और अगर कोई फॉरेन बैंक है या कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये कितने का प्रोविजन बना सकती हैं? सर ये बना सकते हैं 5% ऑफ जीटीआई। ये मैक्सिमम प्रोविजन अलाउड है, इससे ज्यादा के प्रोविजन की छूट नहीं मिलेगी आपको। इतने के प्रोविजन की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा का प्रोविजन बनाएंगे तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जीटीआई क्या हो? सर जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम। सर बैंक के इनकम मतलब जी सर, बैंक के केसेज में जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाता है वो भी अलाउड होता है फिर? नहीं दो सर, बार अगर आप प्रोविजन बना लेंगे तो आपको एक्चुअल बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो एक्चुअल बैड डेट्स की डिडक्शन मिलेगी। मतलब एक खर्चे की छूट एक ही बार मिल पाएगी आपको, दो बार नहीं मिलेगी। ओके सर जी सर, सर जी अगर राजेश सर, यस सर, यस सर। जी सर जी। सर ये बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है सर? सर बैड डेट का मतलब होता है पैसे डूब गए। बैड डेट का मतलब होता है मैंने किसी को, मेरी एक दुकान है सर, मैंने उस पर 10,000 का माल बेचा मिस्टर रमेश को, रमेश मेरे पैसे लेकर भाग गए, तो जब कोई पैसे लेकर भाग जाए तो मेरा नुकसान हो गया,
हम ये कह रहे हैं इस नुकसान को पीएनएल की डेबिट पे दिखा देंगे। कंडीशन ये है, आप अपनी किताबों में से रमेश को डेटर्स में से हटा दो। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी किताबों में तो ये दिखा रहा हूं मुझे रमेश से पैसे लेने हैं, इनकम टैक्स वालों से कह रहा हूं कि सर रमेश तो पैसे लेकर भाग गए। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपके बैड डेट सच में हो गए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो दिखाओ ना बैड डेट्स हो गए। हमसे तो कह रहे हो बैड डेट्स हो गए, किताबों में दिखा नहीं रहे। ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है तो हम मान लेंगे बैड डेट्स हो गए, वरना हम नहीं मानेंगे बैड डेट्स हो गए। राइट सर, और बाद में सर बैड डेट, सर बाद में बैड डेट रिकवर हो गया तो सर अभी एक्सपेंस अलाउ कर दिया था, बाद में इनकम मान लेंगे। यस सर। जी सर। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे बैंक ने प्रोविजन बना दिया किसी एक जी अमाउंट पे, जी ठीक है, और जो उसके एक्चुअल बैड डेट्स है वो उस अमाउंट से ज्यादा हो गए, तो बैलेंस तो की क्या होगा? डिडक्शन दे देंगे सर। अकाउंट्स में ना हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वहां पर हम प्रोविजन फॉर बैड डेट का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सेम ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए बैंक ने प्रोविजन बनाया 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, बैंक ने प्रोविजन बनाया 100 करोड़ रुपए का, बैड डेट्स हुए 80 करोड़ के, तो आपको अभी कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी और आपका प्रोविजन का बैलेंस रह जाएगा 20 करोड़, वो बाद में एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए बैड डेट्स हुए 100 करोड़ के, तो आपको कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, ऑलरेडी मिल चुकी है। मान लीजिए आपके बैड डेट्स हो गए 125 करोड़ के, तो आपको 25 करोड़ की एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी। भाई 100 करोड़ की डिडक्शन तो मैं दे ही चुका ना आपको, 25 की और दे दूंगा। सर पॉइंट क्लियर है सर? ओके सर, ओके। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर, जरा 1 मिनट पानी पी लूं, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जी सर। सर बैंक के केस में सर यानी रिटर्न ऑफ होगा वो भी अलाउ होगा, प्रोविजन भी अलाउ होगा? सर रिटर्न ऑफ अप टू द प्रोविजन अलाउड नहीं होगा, रिटर्न ऑफ मोर देन द प्रोविजन अलाउड होगा। सर एक खर्चे की प्रोविजन 2 सर बार छूट नहीं ले सकते आप, एक अदर खर्चे की केसेस 1 में बार छूट।
एक्चुअली रिटेन ऑफ होगा अदर केसेस में तभी जी सर, एक्सेस होगा उसका बैंक में। असल में सर बैंक्स का तो काम ही है ना, तो बैंक का रिस्क होता है, बैंक के पैसे डूबते हैं, है ना। मैं सर ये सोच रहा हूँ कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, ऐसे नहीं होता, लेकिन सर बैंक का तो पक्के डूबेंगे, कोई तो भागेगा पैसे लेकर, तो बैंक को तो प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए सर उसका प्रोविजन अलाउ हो जाता इसीलिए है। उसको अलाउ एक्सेस कर होगा, दिया, बाकी रिटेन लोगों ऑफ को अलाउ होगा, नहीं किया जी। एक्सेस सर रिटेन बैंक ऑफ का होगा तो उसको प्रोविजन अलग अलाउड कर है, देंगे कितना बैंक। परसेंट तक अलाउड है सर सर बैंक का प्रोविजन? इंडियन बैंक के लिए 8.5% ऑफ जीटीआई प्लस 10% ऑफ रूरल एडवांसेस, फॉरेन बैंक्स के लिए 5% ऑफ जीटीआई, ये मैक्सिमम लिमिट है जितना हम अपने पास अलाउ करेंगे। सपोज कीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, ये बात कर रहे हैं, और बैंक को मिलेगा सर रिटर्न ऑफ बैंक करने को, का? बैंक बैंक को एसबीआई मिलेगा। अपने खातों में प्रोविजन बनाएगा, क्योंकि सर मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे बैड डेट थोड़ी होंगे अगर मैं भाग गया तो, बैंक के बैड डेट होंगे, तो बैंक्स के लिए तो कॉमन है सर, बैंक के तो बैड डेट्स हो ही जाते क्यों हैं। एज ए बिजनेसमैन मैंने लोन लिया, मेरे बैड डेट हो गए, तो नहीं मेरे नहीं को नहीं अखिलेश छोड़ेगा? सर, अखिलेश सर अगर मैं लोन लूंगा तो बैड डेट थोड़ी होंगे सर, अगर मैं लोन दूंगा तो बैड डेट होंगे। तो फिर देंगे ना सर, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अपना किसी को क्रेडिट में दिए। नहीं सर, अगर मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे उधार पर माल बेचा तो Yes, मुझे sir, बैड हाँ। डेट्स मिल जाएंगे, ये हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये हम यही तो डिस्कस कर रहे थे, हम बैड डेट्स की डिडक्शन दे देंगे इफ इट इज एक्चुअली रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है सर। लेकिन अगर बैड डेट्स लोन के अगेंस्ट हुए, तो मैंने किसी को पैसे उधार दिए अपने दोस्त को और वो पैसे लेकर भाग गया, सर ये बैड डेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपने दिया ही क्यों था। Yes, sir, yes, sir. इनकम टैक्स से कहता है आप लोन दे क्यों नहीं, आप सर लोन क्या मत दीजिए। टॉपिक चल रहे हैं? मैम पीजीबीपी सेक्शन 36(1) लास्ट क्लास से कंटिन्यू किया, एक ही पॉइंट डिस्कस हुआ है अभी, बैड डेट्स। सर कौन कौन सेक्शन पढ़ाए हैं सर अभी सर? सर अभी सिर्फ एक्सपेंसेस में 30 और 31 बेसिक सेक्शन पढ़ाए हैं, ये पहला ही सेक्शन है जरा जो मतलब जिसमें कुछ हमने डिस्कशन किया है। 30 एंड 31 पढ़ा रखे जी हैं ना सर? हाँ, वो तो बेसिक दोनों होता है का सर, अगर आप वीडियो बिल्डिंग का या वीडियो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट देंगे तो पीएनएल की डेबिट पर आएगा। यस सर, यस जी सर, नेक्स्ट एक्सपेंस देखिए प्लीज। 6% से ज्यादा इस परसेंटेज से ज्यादा आप प्रोविजन अगर बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट पे डेबिट नहीं करने देंगे, मैक्सिमम इतना ही प्रोविजन बन सकता है। सर आपकी सर voice इतना बेटर ना हो तो, निधान सर, 8.5% बेटर ना हो तो? 125 करोड़ है सौरभ सर आपकी ना वॉइस बड़ी हल्की आ रही है सर। सर। जब ये 6% 125 करोड़ 6% से ज्यादा है तो अलाउड नहीं हो। नहीं नहीं सर नहीं, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए सर। एक बैंक था, बैंक, इसने लोन दिए हुए थे 50,000 करोड़ रुपए के, और बैंक की जो जीटीआई आ रही थी ना सर, ग्रॉस टोटल इनकम, वो आ रही थी 4,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। हमने बैंक से ये कहा कि आप प्रोविजन बनाएंगे कितना, अगर इंडियन बैंक है तो अपनी जीटीआई का 8.5%, और अगर इन्होंने रूरल एरियाज में एडवांस दिए हैं सर, पक्का दिए होंगे, इंडियन बैंक्स रूरल एरियाज में भी तो ब्रांच खोलते हैं, वहां पर एडवांस भी देते हैं, फिर रिएक्शंस आते हैं, नेताजी आकर कहते हैं कि लोगों का लोन माफ। अब ये जो लोन माफ, ये तो बैंक के ऊपर पड़ गया, सरकार को उनको पैसे थोड़ी देती है, बस लोन माफ करा देती है। अब लोन माफ करा दिया, बैंक को नुकसान हो गया। अब ऐसे में बैंक को जो ये नुकसान हुआ सर, इस नुकसान के लिए हम बैंक से कह रहे हैं आप ज्यादा प्रोविजन बना के रखो, आपका तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन तो हर 5 साल में 2 बार आएंगे ही आएंगे, एक बार सेंटर का, एक बार स्टेट का, ठीक है। तो ऐसे में हमने ये अलाउ कर दिया कि आप अपने पास 8.5% ऑफ जीटीआई प्लस 10% ऑफ रूरल एडवांसेस का प्रोविजन बना लीजिए। सर फॉरेन बैंक्स सरकार की मदद नहीं करेंगे। विदेशी एक बैंक आया, नेताजी गए, जाकर कहने लगे लोन माफ कर दो, उन्होंने कहा भाई हम क्यों करते हैं, हम तो नहीं कर रहे, ठीक है। आप फॉरेन बैंक को थोड़ी फोर्स कर पाएंगे, तो उनका नुकसान कम होगा, नुकसान कम होगा तो सर उनको खर्चे की डिडक्शन भी कम मिलेगी। हमने कहा 5% का प्रोविजन बना लीजिए। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये मान लेता हूं ये फॉरेन बैंक है, 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं फॉरेन बैंक का एग्जांपल लेकर बात करता हूं। एक फॉरेन बैंक की इनकम निकाली हमने, जीटीआई आई 4,000 करोड़, तो ये कितने का प्रोविजन बना सकते हैं, इनको प्रोविजन अलाउड है सर 4,000 करोड़ का,
5%, कितना हो गया? 200 करोड़ रुपए। ये 200 करोड़ रुपए पीएनएल में आएंगे। ठीक है, अब बाय चांस मान लीजिए इनका जो बेड डेट्स होते हैं ना वो 200 करोड़ से कम के होते हैं, तो अगर 200 करोड़ से कम के होंगे ना तो अब बेड डेट्स पीएनएल में नहीं आएंगे। लेकिन अगर बेड डेट्स 200 करोड़ से ज्यादा के होते हैं तो सर जो एक्सेस अमाउंट होगा ना, एक्सेस, वो पीएनएल में आ जाएगा। अगर 200 करोड़ के बेड डेट्स का प्रोविजन बनाया और बेड डेट हो गए 250 करोड़ के, तो 50 करोड़ आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। अगर आपके बेड डेट्स 200 करोड़ से कम के हैं तो फिर आप पीएनएल में कुछ भी नहीं दिखा सकते। सर नहीं दिखाएंगे पीएनएल में तो एडजस्ट कहाँ से होगा सर? सर परसेंटेज प्रोविजन दिखा तो दिया मैंने, जब प्रोविजन दिखा दिया तो प्रोविजन से एडजस्ट provision- करेंगे, अब जो भी करेंगे। प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे। जी सर, जी सर। लेकिन ये अगर आप बोल रहे हैं कि अगर 5% से ज्यादा हुआ, बेड डेट्स PNL ज्यादा हुए, बेड डेट्स, अब मान बेड डेट लेता हूं ज्यादा मैं, हुआ, बेड डेट्स मान लेता हूं फर्स्ट केस में 170 करोड़ के हुए। yes, नाउ नो फर्दर एक्सपेंस अलाउड, और मान लेता हूं प्रोविजन कि में ही दे बेड दिया डेट्स 5%। वो प्रोविजन में ही कवर हो चुका है। प्रोविजन 250 करोड़ के हो गए, अब 50 करोड़ का एक्सपेंस आपको और अलाउ कर दूंगा। अलाउ हो जाएगा सर उसका, फॉरेन बैंक का? अब हो जाएगा सर, बेड डेट हो गए ना मोर देन अब तो। 5 हाँ जी, बेड डेट हो गए। 50 करोड़ के और डिडक्शन मिल जाएगी, 200 की मिल चुकी, 50 की और दे दूंगा। ये 50 कैसे आया? प्रोविजन 250 करोड़ माइनस 200 करोड़। और सर जो बैलेंस 170 का जो 230 करोड़ रह गया वो इसका क्या बचा रह होगा? जाएगा सर, बचा रह जाएगा, अगली बार काम आएगा। अच्छा, कम बैड डेट्स हुए तो सर एक्स्ट्रा वाली इनकम जुड़ जाए, सर इनकम इस मान तरह नहीं के लेंगे जुड़ेगी सर, एमसीक्यू आ रहे हैं वो अभी ना सर, अगले साल एमसीक्यू में काम आता आ है, जाएगा। जी जी जी, अगले साल। एमसीक्यू में ही आते हैं सब। जी सर, जी सर, जी। एमसीक्यू बहुत ये टफ आता है प्रैक्टिकल में सर नहीं आएगा। पीजीबीपी का। जी, आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर मान लीजिए एक पर्सन बिजनेस कर रहा था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इसने अपने पास ना एसटीटी पे किया। एसटीटी, एसटीटी क्या होता है बताइए? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सर ये ना शेयर्स की सेल परचेज पे लगता है। तो अगर मैं शेयर खरीदता बेचता हूं और ये मेरा बिजनेस है, तो ये जो खर्चा होगा ना ये मेरे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिया जाएगा। सर जैसे एसटीटी होता है वैसे ही होता है सीटीटी, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सर जैसे हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे ये कमोडिटी मार्केट भी होता है। तो अगर आपने अपने पास प्रीमियम पे किया है, अगर आपने अपने पास एसटीटी पे किया है या आपने सीटीटी पे किया है, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी सर ये शेयर का बिजनेस क्या क्या होता है, कुछ समझ नहीं सर, है। शेयर ब्रोकर, मान लीजिए मेरा काम ही है मैं शेयर खरीदता हूं शेयर बेचता हूं। सर जैसे मैं हूं, मैं शेयर खरीदता हूं लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं है। कभी कभी शेयर खरीद लेता हूं, कभी कभी बेच भी देता हूं, फायदा भी हो जाता है नुकसान भी हो जाता है, मेरा बिजनेस नहीं है सर। मैं सुबह शाम दिन रात शेयर में ट्रेडिंग नहीं करता, है ना। ऐसे में जो मैं एसटीटी पे करता हूं सर, ये डिडक्टेबल नहीं होता। मेरी इनकम जाती है कैपिटल गेन्स में, और कैपिटल गेन में एसटीटी सीटीटी की छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर मान लीजिए एक शेयर ब्रोकर है, उसका काम ही है ऐसा, वो तो शेयर खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। अब उसके लिए क्या होगा? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आप जितना एसटीटी पे करेंगे, जितना सीटीटी पे करेंगे, आपके पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। यहां मैं बार बार बता रहा हूं, डिडक्शन से मेरा मतलब है आप इस खर्चे को अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, एसटीटी सीटीटी पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर पॉइंट क्लियर है सर? ठीक है।
तो ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होगी, मतलब कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कैपिटल गेन में आएगा या पीजीबीपी में? सर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा। जो लगातार करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, उसके लिए ये एसटीटी है, और जो कभी कभी कर रहा है उसके लिए सीटीटी है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो लगातार कर रहा है उसके लिए पीजीबीपी है, और जो लगातार नहीं कर रहा उसके लिए कैपिटल गेन है। ओके सर। ऑफ ट्रांजैक्शन से देख लेंगे सर। जी नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एनी अदर फंड, एनी अदर अप्रूव्ड फंड created for the benefit of employees. Employers contribution to RPF, approved gratuity fund or any other approved fund created for the benefit of employees. अगर एम्प्लॉयर कोई भी फंड क्रिएट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, इसकी डिडक्शन अलाउ कर दूंगा। ठीक है, इसकी डिडक्शन अलाउ कर दूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट सर। मान लीजिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है एनपीएस में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई। इसकी भी डिडक्शन दे दूंगा, लेकिन कितनी? मैक्सिमम डिडक्शन जो होगी ना यहां पर, अप टू 10% ऑफ सैलरी हो। ज्यादा से ज्यादा सैलरी का 10% की छूट मिलेगी, 10% से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में पैसे जमा करा रहा है, तो फिर हम अपने पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसको डिडक्शन अलाउ करेंगे। मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी ना, वो मिलेगी 10% ऑफ सैलरी की। सैलरी के 10% से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्लीज सर। ये क्या होते हैं? मेरे पास एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में। मैं XYZ लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए हमने सैलरी दी 10 लाख रुपए की सालाना। अब सैलरी के साथ साथ कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई फंड्स बना देते हैं। हमने फंड्स क्रिएट कर दिए एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। जैसे जैसे सर
प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इसके पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। या ग्रेचुटी फंड, अब इसमें पता है क्या होता है? थोड़े पैसे एम्प्लॉय डालता है, थोड़े पैसे एम्प्लॉयर, थोड़े पैसे एम्प्लॉय डालता है, थोड़े पैसे एम्प्लॉयर। मैं ये कह रहा था, ये जो फंड्स बनाए हैं ना, सर इन अगर ये दोनों में क्या डिफरेंस approved होता है, है, जीएफ में और इसमें पीएफ मैम में? दोनों अलग अलग चीज होती हैं। ग्रेचुटी ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, पीएफ पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा ये पीएफ है, ये ग्रेचुटी है। तो अगर हमें अपने पास ना ग्रेचुटी के पैसे फंड बनाया गया, अप्रूव्ड है, पीएफ का फंड बनाया गया, अप्रूव्ड है, तो एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसमें एम्प्लॉयर पैसे डालेगा ना, अलाउड एज डिडक्शन, इनकी छूट मिल जाएगी। सर प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, ये पीएफ एक्ट के तहत कटता है और 3 तरह का होता है। एक होता है एसपीएफ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, ये मैं तो खोल ही नहीं सकता। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये तब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। एक होता है यूआरपीएफ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो। ये रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, ठीक है। ये इसका नाम ही है अनरिकॉग्नाइज्ड, ये नॉट अप्रूव्ड है। तो जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, आरपीएफ का अलाउड, और जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की बात चल रही है, एम्प्लॉयर यूआरपीएफ का नॉट अलाउड। तो इंडिया में एक लॉ है पीएफ एक्ट, वो कहता है पीएफ काटिए। बिल्कुल ऐसे ही एक और एक्ट है, उसका नाम है ग्रेचुटी एक्ट, वो ये कहता है अगर कोई एम्प्लॉई 5 साल से ज्यादा काम करके रिटायर हो तो उसे ग्रेचुटी भी दो। ग्रेचुटी मतलब गिफ्ट, उसको गिफ्ट भी दो रिटायरमेंट के टाइम पर। तो अब ग्रेचुटी में दूं कहां से? सर पैसे कहां से आएंगे, मेरे पास पैसे थोड़ी रखे हैं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, इसके लिए एक फंड बना लेता हूं। मैंने एक बैंक में जाकर एक फंड बनाया, बैंक वालों से कहा हर महीने 5 लाख रुपए दिया करूंगा, जब मेरे एम्प्लॉइज रिटायर हुआ करें आप उन्हें पैसे दे दिया करें। बैंक वालों ने कहा दे देंगे। अब अगर ये फंड बनाकर आप इसको अप्रूव करा लेते हैं, अप्रूव, तो जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा ना, अलाउड। एम्प्लॉयर जितना पैसा इसमें डालेगा वो अलाउ कर दूंगा। एम्प्लॉयर ने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसे जमा कराए, मैंने कहा पीएनएल में दिखा दो, खर्चा हो गया आपका। अच्छा, आप एक कमाल की बात सर मेरे पास ना एक पर्टिकुलर पर्सन है, मिस्टर ए, जॉब कर रहे हैं, हमें XYZ लिमिटेड, इनकी सैलरी थी 10 लाख रुपए सालाना। अब हुआ क्या, हमें इनका पीएफ काटना था, पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ जो कटता है ना, उसमें कुछ पैसे डालता है एम्प्लॉई, कुछ पैसे डालता है एम्प्लॉई। तो हमने एम्प्लॉई की 10 लाख की सैलरी में से ना 1 लाख रुपए रोक लिए, किस चीज के? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। बचा क्या, 9 लाख, ये हमने पैसे दे दिए एम्प्लॉई को, पेड टू एम्प्लॉई। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें 1,20,000 रुपए डाले XYZ लिमिटेड ने, इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ।
अब एक बात बताइए सोच के, मैं हूं कंपनी XYZ लिमिटेड, मेरा खर्चा कितना हो रहा है, हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, मैं XYZ लिमिटेड हूं और मैं अपना P&L अकाउंट बना रहा हूं, ये अपना P&L अकाउंट बना रहे हैं। अब सोचिए इनके P&L अकाउंट में भाई पहले तो सैलरी टू ए आएगी, कितनी सैलरी दी हमने बताइए, 10 10 लाख लाख रुपए। सर मैंने तो 10 ही लाख दिए, 1 लाख रुपए उसको पीएफ अकाउंट में चले गए, वो बात अलग है। इसके अलावा अपना मोबाइल पर दीजिए ना, एक रिकॉर्ड करें। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आ गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है, 1,20,000। अभी हमने बात की, एम्प्लॉयर ने 1,20,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय की आरपीएफ अकाउंट में, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 11,20,000 का खर्चा हो गया। सर अब एक बहुत ही कमाल का प्रोविजन मैं बताने जा रहा हूं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये एम्प्लॉय के 1 लाख रुपए भी तो गए हैं, ये 1 लाख, इस 1 लाख को ना हम एम्प्लॉयर का एक्सपेंस मान लेंगे टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। बताइए बात सही है क्या, 1 लाख रुपए पीएनएल की डेबिट पर दिखा दिया जाएगा जी। बताइए बात सही है या गलत है, गलत करिए सर। सर गलत है सर। बिल्कुल, क्या गलती है बताइए। सर उसका गलती ये है, टोटल सर वो तो एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी पहले ही दे चुका है ना। सही बात है, ये हमारा एक्सपेंस तो है ही नहीं, ये हमारा एक्सपेंस, ये तो 10 लाख रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में से गए हैं भाई, 10 लाख की सैलरी दी ना, उस 10 लाख में से 1 लाख गए, तो इसको खर्चा क्यों माना गया। सर मैं बताता हूं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि देखिए जब एम्प्लॉय से आप 1 लाख रुपए रिसीव करेंगे, सर विजुअलाइज कीजिए 1 मिनट के लिए, सोचिए हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 10 लाख, हमने उसके हाथ में 10 लाख रुपए रखे, जैसे ही 10 लाख रुपए रखे इनकम टैक्स क्या कहता है, पीएनएल की डेबिट पे दिखा देना। फिर क्या हुआ, फिर हमने ना इन 10 लाख में से उससे कहा लाओ बेटा 1 लाख रुपए वापस करो, तुम्हारे पीएफ में जमा कराएंगे, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। जैसे ही हम उससे ये 1 लाख रुपए लेंगे, इनकम टैक्स क्या कहता है, सर सुनिए हम इसे आपकी इनकम मान लेंगे, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयर को पैसे मिले हैं ना 1 लाख रुपए, हमने कहा सर इस 1 लाख को मिलते ही आपकी इनकम मान लिया जाएगा। सर बाद में मैंने ये पैसे जमा करा दिए, जब जमा करा दूंगा तो इनकम टैक्स क्या कहता है, जब आप जमा करा देंगे तो इसे आपका एक्सपेंस मान लिया जाएगा। जब आप रिसीव करेंगे तो इनकम, जब आप पे करेंगे तो एक्सपेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 224 में कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जैसे ही एम्प्लॉयर रिसीव करेगा इसे एम्प्लॉयर की इनकम मान लिया जाएगा। सर 1 लाख रुपए इनकम, 1 लाख रुपए एक्सपेंस, बताइए नेट इफेक्ट कितना, 0। जीरो। सर जब जीरो ही इंपैक्ट आना था तो फिर इतनी मेहनत क्यों करी, भाई छोड़ देते हैं, ये सब करते ही नहीं, टाइम पे ये सब जमा नहीं करने की जरूरत ही क्या थी। करेगा उसको, जी सर, टाइम पे जमा नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी लगती है। जी तो मैं ये बता रहा था कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, मैं बताता हूँ सुनिए। सर इशू क्या था, पुराने जमाने में एम्प्लॉयर्स ना अपने एम्प्लॉइज से आरपीएफ के पैसे लेते थे और ले करना सर खा जाते थे, जमा नहीं कराते थे। तो अब इनको कैसे रोका जाए, इनकम टैक्स ने कहा सर ऐसा है
आप जैसे ही ये पैसे रिसीव करोगे ना, इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। जैसे ही रिसीव करोगे इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। उसके बाद जब आप इसको पे कर दोगे इसे एक्सपेंस मान लेंगे, लेकिन शर्त सुनिए सर, शर्त सुनिए, इसको आपका एक्सपेंस माना जाएगा इफ डिपॉजिटेड within due date. विद इन ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट। सर पीएफ एक्ट की ड्यू डेट पता है क्या होती है? अगले महीने की 15 तारीख। अगले महीने की 15 तारीख। मई का पीएफ 15 जून तक जमा हो जाना चाहिए, जून का पीएफ 15 जुलाई तक जमा हो जाना चाहिए, जुलाई का पीएफ 15 अगस्त तक जमा हो जाना चाहिए। बाय चांस कहीं अगर अगर एम्प्लॉयर पीएफ जमा कराने में लेट हो गया तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है, बेटा देख लो, ये तुम्हारी इनकम में तो जुड़ेगा, ये तुम्हारी इनकम में तो जुड़ेगा, लेकिन तुम्हें इसके खर्चे की छूट नहीं मिल पाएगी। इनकम में ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे नहीं। तो सर इसको टैक्स देना पड़ जाएगा एम्प्लॉयर को इस पर। एम्प्लॉयर को इस पर टैक्स देना। 1 लाख रुपए बिना बात के इनकम में जुड़ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा सर, जमा तो कराने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं लेट हो गया तो मैं सोचूं कि अब ठीक है, अब तो लेट हो गया, इनकम में जुड़ ही गया, जमा नहीं कराता। सर पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे, इनकम में भी जुड़ जाएगा। सर इनकम में जुड़ जाएगा ना तो इस पर टैक्स लग जाएगा। अगर ये इनकम में जुड़ जाएगा तो इस पर टैक्स लग जाएगा बिना बात के। मेरी इनकम भी नहीं है, मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे और 30,000 का टैक्स भी देना पड़ जाएगा बिना बात। तो ऐसे में क्या करें? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि बेटा टाइमली जमा करा देना, क्यों लेट करते हो? अगर टाइमली जमा करा दोगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, और अगर टाइमली जमा नहीं कराओगे तो सोच लो तुम्हारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है ना? तो ऐसे में ये हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। अगला, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। employees contribution to RPF. When employees contribution is received by employee, it shall be treated as expense. It shall be treated as income. Sorry, this is employer. When employee's contribution is received by employer, it shall be treated as income of employee. Income of employer. Income of employer. It shall be treated as income of employer under section 2 subsection 24. If such amount is deposited by employer in the RPF account of employee within due date, अगर within due date जमा करा दिया तो allowed as deduction. To employer
अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। और अगर ये आफ्टर ड्यू डेट जमा कराया गया है तो not allowed as deduction to employer। जमा तो कराना ही पड़ेगा, छूट भी नहीं मिलेगी, तो भलाई इसी में टाइम पे जमा करा दें, टाइम पे जमा करा दें। ठीक है, आइए सर एक बार जरा नोट्स में से पढ़ लेते हैं और जो रह गई हैं चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 36(1) इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है। ये पीडीएफ शेयर कर दिया है ना सर? जी सर, किया हुआ है। सर्टेन अदर डिडक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 जी। The amount of any premium paid in respect of insurance against the risk of damage or destruction of stock or stores used in the business of profession। अगर हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराएंगे पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर एक बार दोबारा शेयर कर देता हूं, पीजीपी के नोट्स दोबारा शेयर कर दिए एक बार। नेक्स्ट देखिए प्लीज। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड बाय अ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस इन द लाइफ ऑफ द कैपिटल। मैंने कल एग्जांपल दिया था इसमें, जैसे अमूल अपने मेंबर्स के कैटल की लाइफ का इंश्योरेंस करा देता है। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की हेल्थ का इंश्योरेंस कराइए, खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन बस इतनी सी है कि इट मस्ट बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश में पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल्स नॉट यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेसी ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट रियलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार्कासेस और एनिमल। मैंने एक एलिफेंट खरीदा 10 लाख का, मरने के बाद उसकी बॉडी को बेच दिया 2 लाख का, 8 लाख रुपए पीएनएल की डेबिट पर आएंगे। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड दैट इज लोन टेकन। सर ये वो पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल की बात नहीं हो रही, लोन की बात हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पर्सनल यूज और फॉर द पर्पस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अलाउडेबल एक्सपेंडिचर सिंस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ पर्सनल लाइबिलिटी। Similarly, interest on loan taken for purchase of asset not used for business or interest on loan taken for purchase of share or debenture of other companies for investment purpose etc। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोन ले लिया बैंक से, सर ये मेरे बिजनेस का यूज थोड़ी है, तो ये जितना भी खर्चा है पीएनएल की डेबिट पर नहीं आएगा। ठीक है सर, ये जो बिजनेस के लिए भी तो ये इनकम टैक्स पे होता है? नहीं मैम, इनकम टैक्स पे करना पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। ये आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है कि आप इनकम टैक्स पे करें, आपके बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है। बिजनेस की लाइबिलिटी है जीएसटी पे करना, बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स पे करना, ये प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइबिलिटी। मैम क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट, एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हैं, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं पे होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं पे होना चाहिए। ठीक है, ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है 1 मिनट में समझाता हूं, बस एक बात का ध्यान रखिएगा। सर इंडिया में एक लॉ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हमें ये बताता है कि आपको कितना बोनस देना चाहिए। मान लीजिए एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए 5 लाख, मैं दे दूं 6 लाख का, देने थे 5 दे दिए 6, बताइए कितने के खर्चे की छूट देंगे? 5 की मिलेगी सर। जी मैम, मैं यही बता रहा था कि 6 की मिलेगी, ऐसी क्या बात है। मैंने 6 लाख रुपए दिए हैं, बोनस है कह रहा था 5 देना, मैंने 6 दे दिए,
तो बताइए खर्चा हुआ या नहीं हुआ? मैम खर्चा तो हो गया, पैसे तो गए ना मेरे पास से। सोचिए मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। एम्प्लॉय को बोनस देना था 5 लाख, मैंने दे दिए 6 लाख। मैं तो एम्प्लॉय के फेवर की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है, सर ये तो बहुत खुशी की बात है, आप अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं, अलाउड है ये आपके लिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। बोनस एक्ट ये बताता है इससे कम मत देना, अगर मैं उससे ज्यादा दे दूं तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स को क्या प्रॉब्लम है? आप जो खर्चा करेंगे आपकी एम्प्लॉय की इनकम बनेगी, आपको छोड़ दूंगा, एम्प्लॉय को पकड़ लूंगा, प्रॉब्लम क्या है? तो टैक्स तो हमें मिल ही जाना है, एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय से मिल जाएगा। हाँ जी, तो बोनस एक्ट का यहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है। कई बार क्वेश्चन ना कंफ्यूज करता है ऐसे, वो कहता है बोनस एक्ट के तहत 5 लाख देने थे, एम्प्लॉयर ने 6 लाख दे दिए, और हमें कंफ्यूज करता है कि हम किसी तरह से 1 लाख का खर्चा डिसअलाउ कर दें। हम करेंगे नहीं, ठीक है? बोनस एक्ट से ज्यादा दे दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप जो बोनस दे रहे हैं ना, ये इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं तो होना क्या चाहिए। होगा सर? सर बोनस एक्ट से कम दिया तो? सर बोनस एक्ट से कम दिया तो बोनस एक्ट के तहत सजा मिलेगी, इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। नहीं, आप सपोज कीजिए बोलता है मेरा बोनस एक्ट से कम, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सर बोनस एक्ट प्रॉफिट के ऊपर ही बोनस निकलवाता है। वो ये कहता है कि आपको जैसे प्रॉफिट हुआ उसकी कुछ कैलकुलेशन है परसेंटेज बेस्ड, आप इतना इतना कमीशन दे दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% बोनस देना है। अब मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हुआ 50 लाख का तो 5 लाख देना है, मुझे प्रॉफिट हुआ 80 लाख का तो 8 लाख देना है। मैंने कहा 8 नहीं मैं तो 10 दूंगा, तो दीजिए ना, क्या परेशानी है? अच्छा मान लीजिए देना था 8, मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, 5 दूंगा मैं तो बोनस एक्ट के तहत सजा मिलेगी। इनकम टैक्स का बोनस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप बोनस एक्ट से कम दे दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं? बोनस एक्ट वाले जाने और आप जाने। सर इनकम टैक्स थोड़ी कहता है बोनस देना है, बोनस एक्ट कहता है बोनस देना है, सजा भी वही देंगे, हम क्यों दें? पॉइंट क्लियर है सर? क्लियर है सर? जी सर, अभी अभी हमने कहा था कि आप जो बोनस देंगे ना, ये इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम बोनस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। सर एक कंपनी थी, उसके 4 शेयर होल्डर थे, 4 ABCD, चारों के पास 25-25% शेयर थे। खास बात यह थी C और D कंपनी में जॉब भी करते थे, C और D कंपनी में जॉब भी करते थे, ठीक है? तो अब हुआ क्या, कंपनी को डिविडेंड देना था। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है जो हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। कंपनी ने A और B को डिविडेंड दिया 25-25 हजार का, लेकिन जब बारी आई C और D की तो इनको बेचारों को डिविडेंड दिया 5-5 हजार का। ये देखिए, इनको दिए 25, इनको दिए 5। भाई इनकी बेचारों की क्या गलती है? जितने शेयर इनके पास हैं उतने ही शेयर तो A और B के पास हैं। तो हुआ क्या, ये कंपनी में जॉब करते थे, कंपनी ने इसी साल इनको 80,000 रुपए का बोनस भी दे दिया। बोनस, हमने कहा अच्छा अब समझे, तुमने हमें पागल बनाने की कोशिश की है। सर एक्चुअली बोनस ना 80 था ही नहीं, 60,000 था। इन्होंने 80,000 क्यों दिया? 20,000 जो यहां हमें देने थे ना डिविडेंड के, वो 20,000 इन्होंने क्या करा, वो 20,000 इन्होंने बोनस के नाम पर दे दिए। सर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं घपला? मैं बताता हूं। सर बोनस आता है पीएनएल की डेबिट साइड पर, डिविडेंड नहीं आता है पीएनएल की डेबिट साइड पर। बोनस अलाउएबल एक्सपेंस होता है, डिविडेंड अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होता है। इन्हें पता था कंपनी को कि अगर बोनस देंगे तो खर्चे की छूट मिलेगी, डिविडेंड देंगे तो खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। खर्चे की छूट लेने के चलते इन्होंने झूठ बोलकर इसे बोनस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। हम ये कह रहे हैं सर ये घपलेबाजी नहीं चलेगी और आप इस खर्चे को अपने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं दिखा सकते, ठीक है? नीचे देखिए लिखा हुआ भी है 20,000 ईच पेएबल टू मिस्टर सी एंड मिस्टर डी टर्म्ड एज बोनस रिप्रेजेंट्स डिविडेंड, therefore out of bonus of 1,60,000, 40,000 is not allowable since it is payable as profit, that is dividend to Mr. C and Mr. D. सर पॉइंट क्लियर है सर? हाँ जी। 6th, 7th और 8th पॉइंट देखिए। अगर हम STT पे करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर हम CTT पे करते हैं कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस,
इनकम टैक्स ऑफिसर हम ये चीज कैसे पकड़ पाएंगे? मैम ये ना ऑडिटर साहब पकड़ लेते हैं, ये चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है, ऑडिटर चेक कर लेगा। दूसरी बात मैम, ये हम भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब एआईएस, आप अपनी एआईएस देखिए, जैसे मेरे पास कुछ कंपनीज के शेयर्स हैं मैम, उन कंपनीज से मुझे जो डिविडेंड मिलता है ना, नॉमिनल डिविडेंड मैम, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी अगर आपके खाते में आ रहे हैं ना, एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स को पता होता है कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी को डिविडेंड डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं मिला। भाई जितना डिविडेंड सबको मिला है, मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए ना, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा मतलब कोई कम हूं कि बाकी लोगों को ज्यादा मिले मुझे कम, या बाकी लोगों को कम मिले मुझे ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सबको मिला उतना मुझे मिलना चाहिए। तो इनकम टैक्स को ये बात पता तो चल जाती है, कंपनी की तरफ से रिपोर्टिंग होती है बकायदा कि हमने किसको कितना डिविडेंड दिया है, ठीक है। प्लस ये चीज देखने की जिम्मेदारी है ऑडिटर साहब की। इनके कंपनी के जो भी ऑडिटर होंगे, ही इज ड्यूटी बाउंड, उनको ये बात बतानी पड़ेगी। और बाय चांस अगर ऑडिटर साहब ना बताएं तो, अगर ऑडिटर साहब ने नहीं बताया और कंपनी की ये घपलेबाजी इनकम टैक्स वालों ने पकड़ ली, तो ऑडिटर साहब के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी सीधी कंप्लेंट की जाएगी सीए इंस्टीट्यूट में और डिग्री हो जाएगी कैंसिल, और वो घर बैठेंगे फिर बेचारे। इसलिए ऑडिटर साहब कभी भी कंपनी के डायरेक्टर को बचाने के लिए अपनी डिग्री का रिस्क नहीं लेंगे, वो तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, वरना वो फौरन रिपोर्ट करेंगे इसको। आगे देखिए नेक्स्ट। Any sum paid by the assessee as employer for by way of contribution towards the approved gratuity fund, या इसी तरह से अगर हम पैसे दे रहे हैं एनपीएस में, एनपीएस, लेकिन अभी अभी मैंने बताया एनपीएस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, 10% का। सर इस साल के बजट में ये 14 हो गया है, हमें पेपर में नहीं करके आना, पेपर में करके आने में 2 साल हैं। हम तो फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ रहे हैं, और ये है फाइनेंस एक्ट 2024 जो बजट आया है। तो हमें तो 10% की ही डिडक्शन देनी है। मेरे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, सैलरी है 10 लाख, मैं इसके एनपीएस के खाते में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं करा सकता। अगर मैंने 1.5 लाख जमा करा दिए तो कराइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपके पैसे हैं, जो चाहे करें। आप देंगे 1.5 लाख, छूट मिलेगी आपको 1 लाख की, 1.5 लाख की छूट नहीं मिल सकती। सर गवर्नमेंट सेक्टर का आएगा तो 14% करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट सेक्टर तो आएगा ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पीजीबीपी इनकम थोड़ी निकलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो इनकम एग्जम्प्ट होती है ना। गवर्नमेंट की तो इनकम ही एग्जम्प्ट है, रेलवे की इनकम थोड़ी निकलवाएंगे मुझसे, उस पर तो टैक्स नहीं लगता है ना। तो मुझसे निकलवाएंगे ही प्राइवेट सेक्टर की इनकम सर, तो 10%। हाँ बाकी, हाँ ये बात बाकी आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि गवर्नमेंट सेक्टर में 14% तक का कंट्रीब्यूशन अलाउड होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की हम इनकम कैलकुलेट करते नहीं है जी। आगे देखिए नेक्स्ट। Any sum paid by the assessee as an employer by the way of contribution towards recognized provident fund, ये भी हमने अभी पढ़ा था। और फिर हमने ये 12th पॉइंट पढ़ा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है अपना तो सीधा सीधा आ जाता है। लेकिन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का क्या होता है? जब वो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है ना, तो पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में इसे इनकम माना जाता है, और बाद में जब जमा करा देता है तो फिर इसको एक्सपेंस माना जाता है। रिसीव करेंगे तो इनकम, डिपॉजिट कराएंगे तो एक्सपेंस, रिसीव करेंगे तो इनकम, डिपॉजिट कराएंगे तो एक्सपेंस। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने अपने पास जो भी अमाउंट जमा कराया है एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो जब जमा करा देंगे तो एक्सपेंस मान लिया जाएगा। ड्यू डेट तक आपको जमा कराना होता है पीएफ एक्ट 1952 के, और उसकी ड्यू डेट क्या होती है सर? अभी अभी हमने बात की, 15 दिन का टाइम होता है, 15 डेज। बेटा मम्मा का फोन जी। नेक्स्ट सर, बैड डेट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप कोई भी बैड डेट एक्चुअली राइट ऑफ करते हैं तो वो पीएनएल में आएगा, अगर बैड डेट का प्रोविजन बनाते हैं इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। सर नो ड्यू डेट के डिडक्शन। बाद का कोई
ड्यू डेट के बाद का कोई रिलैक्सेशन है क्या? नहीं सर, ड्यू डेट के बाद का कोई रिलैक्सेशन नहीं है मलखान सर। इसके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो ये कहता था कि अगर आपने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू डेट के बाद जमा कराया लेकिन रिटर्न की डेट से पहले जमा करा दिया तो आपको खर्चे की डिडक्शन मिल जानी चाहिए। सर लॉ मेकर्स ने ये एक अमेंडमेंट लेकर आए और साफ तौर पे लिख दिया कि भाई कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ड्यू डेट तक जमा कराना ही पड़ेगा, नहीं कराया तो नहीं देंगे आपको डिडक्शन सर, आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे। सर चेकमेट का डिसीजन था क्या? जी सर। चेकमेट का था क्या वो? सर केस लॉ का भी जरा नाम याद नहीं आ रहा, मैं भी चेक करके बताता हूँ। सर ये पिछले साल तक तो शायद था ना, मतलब नहीं सर पढ़ा नहीं। था ये, मतलब पिछले साल में 21-22 में नहीं है फाइनेंशियल नहीं 3-4 तो साल हो गए अपील सर, ये तो अमेंडमेंट सर है। इसको अपील वगैरह से भी नहीं छुड़ा पाते हैं नहीं सर, नहीं सर, ये तो आईटीएटी में जाकर होता था, जब आईटीएटी में जाकर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट करते थे, कमिश्नर साहब भी इसे एंटरटेन नहीं करते थे। लेकिन इशू ये है सर, अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो हमने सीधा सीधा कह दिया आपको खर्चे की छूट देंगे ही नहीं। ठीक है, अब तो लॉ में ही हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, अगर ये पैसे लेट हो गए खर्चे की छूट नहीं मिल सकती सर। आइए सर नेक्स्ट। सर ये बैंक्स की हमने अभी बात की ही थी, बैंक की जो भी आपका पीएफ का अमाउंट बनता है हम आपको उसकी प्रोविजन का अमाउंट बनता है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसकी आपको छूट दे देंगे। नेक्स्ट देखिए सर प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी, सर कंपनी ओनली, ठीक है, कंपनी के अलावा कोई होगा खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड टू अदर देन कंपनी। ठीक है, सिर्फ कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ कंपनी की, इधर हाईलाइट कर देता हूं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग सर म्यूट हो गया आपका। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी, अगर कंपनी खर्चा करती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉइज। सर देखिए बहुत ही कमाल की बात है, हम अपने एम्प्लॉइज के बीच में अगर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करते हैं, सर ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस थोड़ी है। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है सर, फिर भी आप काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, इसको आपको खर्चे की डिडक्शन दे दी जाएगी। ठीक है सर, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए हैं, वैसे ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अभी हमारा सेंसस नहीं हुआ ना, तो ऐसा कहा जा रहा है हमारी पॉपुलेशन जो है वो अब चाइना से भी ज्यादा हो गई है। अब सेंसस में पता चलेगा एक्चुअल पॉपुलेशन तो कितनी। ठीक है, हमारी सरकार का ये कहना है कि ज्यादा पॉपुलेशन होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको ना थोड़ा सा डिस्करेज करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ठीक है, अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें? गवर्नमेंट ने कंपनीज से कहा कि सर कोई कंपनी है मान लो, आप अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो। आप अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो। ठीक है, ये जो आप फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हो ना, इसका जितना भी एक्सपेंस होगा आपके पीएनएल की डेबिट पर आएगा। ये आपके पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, तो आप जितना भी खर्चा करो पीएनएल की डेबिट, आप एक्सपेंस कीजिए पीएनएल की डेबिट पर दिखा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इशू ये है कि सर ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, आपके पीएनएल की डेबिट पे दिखा दिया जाएगा। गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है फैमिली प्लानिंग को, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि हम इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ठीक है, अब सर यहां पर जो खास बात है ना, एक बड़ा स्पेशल प्रोविजन वो ये कि देखिए ये जो खर्चे हैं ना फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, ये कैसे कैसे हो सकते हैं। सर 2 तरह के खर्चे होते हैं हमारे पास।
खर्चे जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाए तो पीएनएल की डेबिट पर आएगा चार्जर। पीएनएल की डेबिट, ये खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। सर मैं ये कह रहा था कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, बड़ी कंपनी थी, इन्होंने कहा हम अपने एम्प्लॉइज के लिए ना, हम अपने एम्प्लॉइज के लिए एक काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहते हैं और उस काउंसलिंग सेंटर में हम उन्हें फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। और हमने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर एसी वेसी लगाया, सारा खर्चा वर्चा किया और फिर हमने अपने एम्प्लॉइज को प्रमोट किया फैमिली प्लानिंग के लिए। सोचिए ये जो हमने खर्चे किए हैं ये कैसे हैं? सर ये तो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे थोड़ी हैं, ये तो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। तो अगर मैं कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करूं तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इसकी भी आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन देंगे, ठीक है। आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन देंगे। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जब डिडक्शन अलाउ की जाएगी तो हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 पीएनएल की डेबिट पर आएगा, ठीक है। सर मैं कह रहा था बाय चांस अगर ऐसा हुआ, इफ इन एनी ईयर such capital expense cannot be adjusted because the profits are not sufficient। मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमारे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और हम अपने पास इस खर्चे को पीएनएल में डेबिट नहीं करा पाए, तो it shall be carry forwarded, it shall be carry forwarded as unabsorbed डेप्रिसिएशन। इसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ना हम पढ़ेंगे अपने पास, इसी पॉइंट की वजह से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी रेलिवेंस यहाँ पीजीबीपी में भी आ जाती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी आ जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो अगर हम अपने पास फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है हाथ के हाथ पीएनएल में आएगा, अगर रेवेन्यू नेचर का नहीं है तो कैपिटल नेचर के खर्चों को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे, और अगर प्रॉफिट कम है तो फिर ये जो एक्सपेंस है इसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सर यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए पहले। सर इतना खर्चा हो सकता है कि वो प्रॉफिट में कवर ना हो? हाँ क्यों नहीं हो सकता सर, वो हो सकता है भाई। एक साल बाई चांस सर मैंने खर्चा कर दिया, सोचिए 100 करोड़ का खर्चा हो गया, अब 20-20 करोड़ करके पीएनएल में डेबिट करना था, अचानक एक साल में हमारे प्रॉफिट कम हो गए, अचानक एक साल ऐसा हुआ कि हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अब हमें थोड़ी पता था प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा तो 20 करोड़ का पुराना खर्चा आ रहा है, अब पीएनएल में डेबिट कहां से करूं, कर ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर ऑब्वियसली अगर इस साल मलखान सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, मैं ऐसे फालतू के खर्चे करूंगा ही क्यों, है ना। फालतू मतलब सर मैं तो एज अ बिजनेसमैन सोच रहा हूँ ना सर, मेरे लिए तो फालतू ही हो गया ना, मेरे बिजनेस का इससे क्या लेना देना,
लेकिन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। सर इसमें क्या कोई डमी एक्सपेंसेस भी दिखाते होंगे क्या? सर डमी एक्सपेंस तो कहाँ नहीं दिखाते सर, ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सर घपलेबाजियां होती हैं तो सभी को पता है सर, डिपार्टमेंट को भी पता है, असेसी को भी पता है, लॉ मेकर्स को भी पता है सर। ठीक है सर, इसमें ही तो होती है इंडियंस पूरी पूरी घपला होती है। इंडियंस बड़े घपलेबाज होते हैं सर। सर हमें थोड़ा सा सैलरी पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो होती है एओ business के में। एओ सर ना एओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते चलिएगा कहाँ पकड़ना है सर इनको। हाँ जी सर जी। अखिलेश सर वैसे सर एचआरए की डिडक्शन 95% फेक होती है सर, है ना। और इसी तरह से सर इंडियंस को जहां मौका मिलता है ना सर, वो पीछे नहीं हटते। ठीक है सर इतना आई कि एम अभी जो एटीयू एटीडीडी का जो डिडक्शन लेते थे जी उसको ने गवर्नमेंट ने बोल दिया अब सर्टिफिकेट अटैच करो। मैंने देख हाँ लिया सर बिल्कुल पूर्व का भी करके सर 10 आई दी 10 सर आई है जो करना है। हाँ 10 आई है, बिल्कुल ये सही लोग कह ले रहे हैं लेते, सर। मतलब अब लोगों को सैलरी ऐसी वाला ऐसी कहाँ बचा डिडक्शन मैंने पाएगा। लेते हुए देखी है कि सर वो उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या डिडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता वो डिडक्शन ले लेते हैं। हाँ अब एटीजी का भी कर दिया, उसका भी सर्टिफिकेट लगा दो जी। जी सर, लेकिन अभी भी स्कोप तो है ही ना। देखिए 80 जीजीसी उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन में बहुत घपलेबाजी होती है, सरकार को पता है सर। ये बातें सरकार से छुपी थोड़ी है, सरकार को सब पता है। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि इनको रोकना बड़ा में मुश्किल है। डिडक्शन ले लें सर, कौन सी सर? एटीजी में डिडक्शन ले लें। नहीं आपका नहीं सर, क्या हमारा ऐसे नहीं। 5 लाख चल रहा है सर, इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ा है सर। हाँ नहीं सर ऐसे नहीं, लेकिन मतलब हाँ अब अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं सर। जिसके बताइएगा सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग चल रही है सर। हाँ ऐसा ना हो ना बाद में। हाँ जी सर, लेकिन मैं ये कह रहा था इंडियंस बाय नेचर आर नॉन कंप्लाइंट टू लॉ। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये जेटली जी ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 2017 की बजट स्पीच में। उन्होंने कहा था सही सर बोल रहे हैं। इंडियंस बड़े घपलेबाज होते हैं, और सही कहा था उन्होंने। खुद करते हो हाँ सर तो हमारे उनका यहाँ एग्रीकल्चर इनकम इतना हो गया सर, उनका फ्लैट में ही इतना निकल गया था कॉलीफ्लावर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इतना करोड़ का, तो वो तो हाँ खुद अपने जानते हैं, सर बोलेंगे ही सर। सारे सारे नेता ये कितना करोड़ का उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम दिखाया था सर, याद है सर? जी सर कुछ करीब शायद 20 या 25 करोड़ का। एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, पता नहीं 63 करोड़ समथिंग याद आ रहा है। खैर यस जो भी है सर, मैं ये कह रहा था कि इंडिया में घपलेबाजी तो होती है सर, घपलेबाजियां होती हैं इसीलिए तो इतने ज्यादा हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस बनाए जाते हैं सर। इतने ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, आप देखिए कि हर साल नए नए प्रोविजन लाते हैं, क्योंकि हमें पता है घपलेबाजियां हो रही हैं। उन घपलेबाजियों को रोकने के लिए लॉ बनाया जाता है, और इसी के चलते सर हमारे यहाँ का जो इनकम टैक्स एक्ट है ना इंडिया का, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इफ नॉट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ शायद ही किसी कंट्री का हो जितना हमारे यहाँ है सर। प्रोविजो, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर सेक्शन, तो सब सेक्शन, और क्लॉज और सब क्लॉज, और पता नहीं क्या क्या होता है हमारे यहाँ के लॉज में। वो इसीलिए तो होता है क्योंकि हमें पता है घपलेबाजियां बहुत ज्यादा होती हैं जी। तो सर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था ना हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आइए एक सर लास्ट पॉइंट है, हालांकि कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो शुगर केन वगैरह होते हैं ना, जो शुगर केन के जो फार्मर्स होते हैं, जो गन्ना उगाने वाले किसान होते हैं, उनके लिए कई बार ऐसा होता है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं। जैसे अमूल है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे ही शुगर के लिए होती है, शुगर केन के लिए। ये अपने पास ना किसानों से गन्ना खरीद लेते हैं। तो ये जो किसानों से गन्ना खरीद रहे हैं, इन्हें इस पर्टिकुलर अमाउंट की डिडक्शन दे दी जाएगी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फॉर परचेज ऑफ शुगर केन at a price which is equal to or less than the price fixed or approved by the government. सर देखिए ये बात हो रही थी किसकी? एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस।
अगर आपने एक्सपेंस किया तो इस एक्सपेंस का क्या होगा सर, पीएनएल अकाउंट पे डेबिट करा देंगे, है ना। सर मैं कह रहा था सोचिए, एक बार सोचिए, मैंने एक एक्सपेंस किया 10 लाख रुपए का, मैंने रेंट दिया, रेंट पीएनएल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सर? आना चाहिए। सर लेकिन हुआ क्या, मैंने ना ये जो बिल्डिंग किराए पर ली थी इसको 50% बिजनेस यूज में लिया और 50% में रहने लगा। अब बताइए क्या इस खर्चे को पीएनएल में दिखा दें? इनकम टैक्स ने कहा नहीं सर, ऐसे कैसे दिखा दें, आप जो सिर्फ बिजनेस वाला खर्चा है ना सिर्फ उसी को पीएनएल में दिखा सकते हैं, और ये जो पर्सनल वाला एक्सपेंस है ये इसको पीएनएल में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये खर्चा पीएनएल में नहीं आएगा सर, ये पहला पॉइंट था। सर दूसरा पॉइंट सुनिए सर, दूसरा, सर बाय चांस मान लीजिए हमने एक एक्सपेंस किया, बिजनेस के लिए किया सर, बिजनेस के लिए किया, इसकी डिडक्शन भी ले ली, फिर क्या हुआ सर, फ्यूचर में अचानक किसी वजह से सपोज ये जो एक्सपेंस था ना ये हमें वापस मिल गया, आज मैंने खर्चा किया, 2 साल बाद मुझे ये पैसे वापस मिल गए। सर जैसे मैं एक बड़ा कॉमन एग्जांपल दूं सर, कैशबैक, कैशबैक यही तो होता है, हमने एक एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करने के बाद कुछ पैसे वापस मिल गए। अब कुछ कैशबैक तो ऐसे होते हैं जो इमीडिएट बेसिस पर होते हैं सर, कुछ कैशबैक ऐसे भी तो होते हैं जो कुछ टाइम के बाद आते हैं। मैं एक बार एक पर्टिकुलर शॉप पर कुछ शॉपिंग करने के लिए गया, उन्होंने कहा सर आप HDFC के कार्ड से पेमेंट कीजिए, आपको 1000 का कैशबैक मिलेगा। मैंने कहा सर इमीडिएटली मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं सर, आपका ये कैशबैक 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने शॉपिंग कर ली, पैसे आ गए सर। ठीक है, तो अब सोचिए, मैं ये कह रहा था मान लीजिए ये शॉपिंग हमने बिजनेस के लिए की थी तो बिजनेस एक्सपेंस हो गया, और मान लीजिए ये शॉपिंग हमने 15 मार्च को की थी सर, 15 मार्च को की, पैसे आए 15 अप्रैल में, पेमेंट किया 22-23 में, रिफंड आया 23-24 में। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अगर कोई एक्सपेंस इनकर करने के बाद ना फ्यूचर में रिकवर हो जाए तो जब ये रिकवर हो जाएगा ना इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अभी आपने पे किया आपका एक्सपेंस, बाद में रिकवर हो गया आपकी इनकम, जब पे करेंगे तो खर्चा मान लेंगे, जब वापस आएगा तो इनकम मान लेंगे। आपने पे किया, एक्सपेंस है, आपको रिफंड आया, आपकी इनकम है। सर इसी तरह से अभी अभी हमने डिस्कस किया था सर बैड डेट्स। सर फर्स्ट पॉइंट में सर अगर 50% में मजदूर को रहने के लिए दे दिया तो उसे डिडक्शन मिलेगा सर उसको? सर ये तो बिजनेस का ही खर्चा हुआ ना, मेरी फैक्ट्री में मैंने एक जगह किराए पर ली, आधी पोर्शन में मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, आधे में मैंने अपने मजदूरों को रख दिया, मैंने अपने वर्कर्स को रख दिया, मैंने कहा चलो बेटा अब तुम यहीं रह लो। ऐसे तो बहुत कॉमन है सर, ये तो होता है। तो ये जो वर्कर्स रह रहे हैं सर मेरे लिए तो बिजनेस एक्सपेंस है ना, ये मेरे लिए मेरा पर्सनल एक्सपेंस थोड़ी है, मैं थोड़ी रहना हूँ, एम्प्लॉइज रह रहे हैं, एम्प्लॉइज का रहना बिजनेस का एक्सपेंस है सर। सर पॉइंट क्लियर है सर? हाँ जी सर। जी सर, मैं कह रहा था अभी अभी हम बात कर रहे थे हमारे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स पीएनएल में आते हैं, है ना। अब मैं कह रहा था सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि कभी फ्यूचर में बैड डेट्स रिकवर हो जाए, अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाए तो ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है ना, जिस साल में रिकवर होंगे उस साल में आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ये बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे सर? इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे सर? इनकम बन जाएंगे, पीएनएल की क्रेडिट पर दिखा दूंगा। सर देखिएगा, बस यही बात है ना मैं बताने जा रहा था, प्लीज पहले देखिए सेक्शन 38, वेयर एनी बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी और एनी अदर एसेट और एक्सपेंडिचर is not exclusively used for business or profession, the deduction shall be limited to such portion as determined by AO। सर जितना बिजनेस का खर्चा होगा ना उतना ही एक्सपेंस आपके पीएनएल में आएगा।
अब ये बताएगा कौन कि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस कितना? सर एओ साहब बताएंगे, एओ साहब। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर साहब डिटरमाइन कर लेंगे कि आपका बिजनेस का एक्सपेंस कितना, आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना। बिजनेस वाले एक्सपेंस की छूट दे दूंगा, पर्सनल वाले एक्सपेंस की छूट नहीं दूंगा। सर यहां तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जितना भी एक्सपेंस है जो हमने अपने पास किया है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज वाले एक्सपेंस की छूट नहीं दूंगा, बिजनेस वाले एक्सपेंस की छूट दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज सर, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो if any amount was allowed as bad debt under section 36(1) is subsequently recovered, then it shall be treated as income of the previous year in which it is recovered, whether the business or profession in respect of which the deduction has been allowed is in existence in that year or not. सर मान लीजिए मुझे बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, तो जिस साल में आपके बैड डेट्स रिकवर होंगे उस साल में इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा बैक। जिस साल में आपके बैड डेट्स रिकवर होंगे उस साल में इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है सर, बैड डेट्स रिकवर 3 साल के बाद हुए तो इसे 3 साल बाद की इनकम मानेंगे और 3 साल बाद इस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर बाय चांस मान लीजिए इन 3 सालों के दौरान मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो भी इसे आपकी इनकम माना जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी सर, एक बार जरा कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर कुछ और बातें बतानी है इससे रिलेटेड, वो समझते हैं। If any amount was allowed as bad debt under section 36(1) is recovered later on, then it shall be treated as income of the previous year in which it is recovered, whether the business or profession in respect of which the deduction has been allowed is in existence in that year or not. Example के जरिए जरा समझेंगे सर। Assessee was allowed a deduction of 80,000 on account of bad debt of rupees 1 lakh. सर देखिए अगर मैं सिंपल बात करूं, मेरे 10,000 के बैड डेट थे, 10,000 की रिकवरी हो गई। 10,000 के बैड डेट थे, 10,000 की रिकवरी हो गई, तो इनकम कितनी मानी जाएगी? पूरी। सर ऐसा भी तो हो सकता है 10,000 के बजाय 6,000 ही रिकवर हुए तो 6,000 इनकम मान लूंगा, 2,000 रिकवर हुए सर 2,000 इनकम मान लूंगा, है ना। सर अब मैं ये कह रहा था, सोचिए मेरे बैड डेट्स हुए 10,000 के, मैंने एओ साहब से कहा सर मेरे 10,000 के बैड डेट हो गए, तो एओ साहब मुझे खर्चे की छूट देंगे या नहीं देंगे? बाय चांस मान लीजिए, बाय चांस एओ साहब ने कहा नहीं नहीं बेटा 10,000 के नहीं, तुम्हारे बैड डेट्स ना 7,000 के ही हो रहे हैं, और उन्होंने मुझे 3,000 की डिडक्शन नहीं दी। सर देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसकी डिडक्शन नहीं मिली उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपके खर्चे की छूट ही नहीं मिली आपको, और जिन 7,000 की छूट मिल गई उन पर आपने टैक्स नहीं पे किया सर, आपको इसकी छूट मिल गई, आपने इस पर टैक्स ही नहीं दिया। अब अगर फ्यूचर में मुझे ये पैसे रिकवर हो जाते हैं तो सर जितने पैसे रिकवर हो जाएंगे ना वो आपके लिए टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। जितने पैसे आपने रिकवर कर लिए वो आपके लिए टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है, मतलब अब अगर मैं 10,000 रुपए रिकवर करता हूं ना सर, तो 10,000 में मैं 3,000 रुपए टैक्स ऑलरेडी दे चुका, अब मुझे बस 7,000 ही टैक्सेबल करने हैं।
अगर बेड डेट्स रिकवर होने हैं 10,000 के, तो आपको 7,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह एक एग्जांपल देख लीजिए सर, 1 लाख रुपए के बेड डेट्स हुए, असेसिंग ऑफिसर ने डिडक्शन दी 80,000 की। बेड डेट्स हुए थे 1 लाख के, डिडक्शन कितने की दी? 80,000 की। अब सर 80,000 की रिकवरी हुई है ना आपको, सॉरी 80,000 की डिडक्शन मिली है ना आपको, तो आपकी इनकम भी 80,000 ही हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती। सर देखिएगा प्लीज, 17-18 में बेड डेट्स हुए, हमने डिडक्शन ली 80,000 की। अब अगर 1 लाख रुपए रिकवर होते हैं तो बस 80,000 रुपए इनकम में जुड़ेंगे और बैलेंस 20,000 इनकम में नहीं जुड़ेंगे। सर मैंने 1 लाख के बेड डेट्स की छूट मांगी, 80,000 मिल गया, बीस हजार नहीं मिला। अब मैं ये कह रहा था कि सोचिए सर, अब अगर मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपए रिकवर होते हैं तो मुझे 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। सर अगर 60,000 रिकवर होते हैं तो आप 20,000 पे तो टैक्स दे चुके हैं ना, आपको 40 पर ही देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब अगर एसएससी 1 लाख रुपए रिकवर करता है, 20,000 पहले डिसअलाउ हो गया था, अब दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगा, 80,000 दोबारा टैक्सेबल होगा। अगर आपने 80,000 रुपए रिकवर किए तो 80,000 रुपए अगर आप रिकवर करते हैं तो 20,000 टैक्सेबल नहीं होंगे, 60,000 टैक्सेबल होंगे। 60,000 रिकवर करते हैं तो 20,000 डिसअलाउड जो हो चुके हैं वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होंगे, 40,000 टैक्सेबल होंगे। 40,000 रिकवर करते हैं तो 20,000 जो पहले टैक्सेबल हो चुके हैं अब टैक्सेबल नहीं होंगे, फर्दर सिर्फ 20,000 ही टैक्सेबल होंगे। और अगर आप 20,000 या उससे कम रिकवर करते हैं तो फिर आपको अब कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर ये 60,000 मान लो रिकवर हुए हैं तो इसमें से 20,000 क्यों माइनस कर रहे हैं? 20,000 वो मानेगा है ना कि 1 लाख माइनस 80,000 जो थे वो 20,000 वो उस पर टैक्स लग गया, लेकिन सर 80,000 में से ही तो 60,000 है ना सर, ये तो सारे के सारे तो। जो आपके बेड डेट्स रिकवर्ड है ना, जो आपके बेड डेट्स रिकवर्ड हैं, पहले उन खर्चों में से माने जाएंगे जिनकी आपको डिडक्शन नहीं मिली, जिनकी आपको डिडक्शन नहीं मिली। जो आपको डिडक्शन मिल चुकी है उसमें से नहीं होंगे। सर दूसरी चीज ये भी है कि ऐसा होगा ही क्यों कि 1 लाख के उसमें बेड डेट्स हो गए, उसके 80,000 उसको अलाउड हो, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया एक में, क्योंकि सारे के सारे बेड डेट्स को सर असल में उसको क्या अलाउड होता है, करना चाहिए। पहले क्या होता था कि यहां पर ना एक कंडीशन और थी, अभी मैंने आपको कंडीशन ये बताई है कि आपको बेड डेट्स की डिडक्शन कब मिलेगी, अगर आप इसको किताबों में एक्चुअली राइट ऑफ करेंगे। सर पहले यहाँ एक कंडीशन और थी, एओ मस्ट बी सेटिस्फाइड, एओ साहब सेटिस्फाइड होने चाहिए। और प्रॉब्लम ये थी सर, एओ साहब सेटिस्फाइड नहीं होते थे, आप कुछ भी कर लीजिए। मैं एओ साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा सर मेरे 1 लाख के बेड डेट्स हो गए, मुझे खर्चे की छूट दे दो प्लीज। एओ साहब ने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा अच्छा चलो बेटा एक काम करो, हम तुम्हें 80,000 की डिडक्शन दे देते हैं। मैंने कहा सर बाकी बचे हुए 20,000, उन्होंने कहा डेटर के यहाँ चक्कर काटते रहो, 20,000 तो दे ही देगा। सर जिनके डिडक्शन मिल गई उस पे मैंने टैक्स पे नहीं किया, और जिन 20,000 की डिडक्शन नहीं मिली उन पर मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, इनकी तो मुझे छूट मिली ही नहीं, ये मेरी इनकम में इंक्लूड हो चुका है। सर अब अगर मुझे फ्यूचर में सपोज 35,000 रुपए रिकवर होते हैं, तो ये 35,000 में पहले पता है एडजस्टमेंट किसकी करनी है, पहले इस 20,000 को एडजस्ट करना है। 20,000 टू बी एडजस्टेड।
पहले एडजस्टमेंट किसकी करनी है? 20,000 की। ये 20,000 कौन से हैं सर? ये 20,000 वो हैं जिन 20,000 को आप अपने पास ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुके। उसके बाद क्या होगा? नाउ बैलेंस 15,000 shall be taxable। अब आपको इन बचे हुए पैसों पे टैक्स देना है। सर पॉइंट क्लियर है सर? क्लियर है सर। जी सर, जी सर। वो 20,000 ये मानेंगे कि वो वाले पहले उनको जी सर, हटाओ जी जिन पे टैक्स लग गया है। बिल्कुल। हालांकि उसको मानने का कुछ पता नहीं है कि वो 20,000 उनमें वो इंक्लूड है सर नहीं है जो नोटों रिकवर पे हुए हैं, लेकिन नोटों पे लिखा हुआ थोड़ी आएगा सर। ये तो मुझे एक ही आदमी से लेने थे। पैसों पे लिखा हुआ थोड़ी है, मुझे कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स मान रहा है, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। जी हम ये सर। मानेंगे कि ये पहले जो अमाउंट आया है ना, ये उनका आया है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो आप ऑलरेडी डिसअलाउ कर चुके हैं, जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं सर। बस इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन अभी मैंने पढ़ा, ये था बैड डेट्स रिकवर्ड। एक और सेक्शन की भी तो बात की थी हमने, एक्सपेंसेस रिकवर्ड। सर जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड है, ऐसे ही कोई एक्सपेंस रिकवर हो जाए तो सर कोई बात नहीं, इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा सर। ये है सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। सर ये है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिकवरी। ये भी सर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिकवरी। सर मैंने खर्चा किया, बाद में मुझे उसके पैसे वापस मिल गए। अगर पैसे वापस मिल गए, आपको पहले खर्चे की छूट दी थी ना, अब इसे आपकी इनकम मान के आपके लिए टैक्सेबल कर दूंगा सर। बस एक छोटा सा इशू है सर, यहां पे लिखा हुआ है बाय असेसी, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बाय असेसी और हिज सक्सेसर। मिस्टर ए बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस करते करते अचानक इनकी हो गई डेथ। मिस्टर ए मर गए बेचारे। अब क्योंकि मिस्टर ए मर गए तो इनके बिजनेस को संभाला इनके बेटे A1 ने। मिस्टर ए के बिजनेस को इनहेरिट किया इनके बेटे A1 ने। सर मिस्टर ए के कुछ बैड डेट्स हो गए थे, उन्हें रिकवर किया A1 ने। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? दिस इज नॉट टैक्सेबल। पिताजी के बैड डेट्स अगर बेटा रिकवर करे, इस पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पिताजी के खर्चे बेटा रिकवर कर ले तो इन पे टैक्स लगेगा। ऐसा क्यों सर? ड्राफ्टिंग एरर हो गया लॉ मेकर्स से। अब लॉ मेकर की गलती भी लॉ ही होती है, क्या कर सकते हैं सर। जब सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बना रहे थे ना हम, तो उसमें हमने लिखा कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने या उसके सक्सेसर ने एक्सपेंस की रिकवरी की जो उन्होंने पहले किया था, तो इन द ईयर ऑफ रिकवरी इसे इनकम मान लेंगे सर। लेकिन जब हम सेक्शन 41(4) बना रहे थे ना, तो हम ना सक्सेसर लिखना भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए सर, गलती तो गलती होती है ना। तो अब क्योंकि लॉ मेकर ने सक्सेसर नहीं लिखा, तो अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा सर। इसलिए इसके ऊपर हमने ये पॉइंट बना दिया कि भाई अब अगर सक्सेसर रिसीव करेगा, इसको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अगर अदर देन सक्सेसर रिकवर करता है तो इसको टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। अब जब तक लॉ मेकर 41(4) में सक्सेसर का वर्ड नहीं लिख देता, ये पैसे सक्सेसर के लिए टैक्सेबल नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कोई लॉजिक ही हो, भूले ना हो कोई लॉजिक। अब सर देखिए, मन की बातें तो कौन ही जानता है ना। लेकिन इसके लिए वैसे कोई जी सर। लॉजिक देखिए कोई समझ में आ नहीं रहा। अगर लॉ मेकर कोई लॉजिक देते हैं ना, तो सर जैसे अभी फाइनेंस एक्ट आया है, अभी बजट आया है ना, तो बजट के साथ एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल।
हर प्रोविजन का लॉजिक बताते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अभी बजट आया, उसमें हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई इंडेक्सेशन क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा सर यू लूज सम यू गेन सम, आपको एक फायदा हुआ, आपको एक नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई आपने 12.5% का टैक्स देना है 20 के बजाय, तो आपसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया गया, ये उनका लॉजिक है। अब हो सकता है किसी को लॉजिक अच्छा ना लगे, अब सर लॉ मेकर ने तो अपना लॉजिक दे दिया ना, है ना सर। अगर मान लीजिए ऐसा होता ना कि इसके पीछे कोई लॉजिक देता लॉ मेकर, तो वो जरूर लिखा होता मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में। सर कुछ भी नहीं लिखा। अब कुछ नहीं लिखा तो अब देखिए, अब किसी के मन में क्या है हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर लॉ मेकर के मन में कुछ है तो वो लिखकर बताए ना कि भाई मैंने इसलिए ऐसा प्रोविजन बनाया। उन्होंने बताया ही नहीं। अब नहीं बताया तो हम तो यही कह रहे हैं सर, हो सकता है गलती से ऐसा हो गया, अब भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर एक्सपेंस की रिकवरी सक्सेसर करता है इट इज टैक्सेबल, बैड डेट्स की रिकवरी सक्सेसर करता है इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है सर। रेमिशन और सेजेशन ऑफ लाइबिलिटी स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देख लीजिए प्लीज। इफ एनी डिडक्शन has been allowed in respect of expenditure for any year and subsequently the assessee or the successor of the business has recovered any amount in respect of such expenditure, then the amount so obtained shall be deemed to be the income of the previous year in which such amount has been received, whether the business or profession in respect of which the deduction has been allowed is in existence in that year or not. For example, insurance compensation received, waiver of amount due on goods and services. मान लीजिए हमें अपने पास कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के पैसे वापस मिल जाते हैं। हमने एक खर्चा किया, हमने सर गुड्स खरीदे 1 करोड़ रुपए के, और कंपनी की तरफ से बाद में हमें डिस्काउंट मिल गया 5 लाख रुपए का। तो जब आपने खर्चा किया था आपके पीएनएल की डेबिट पर आया था, अब आपको जब रिकवरी हो रही है तो आपके पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये पॉइंट्स क्लियर है सब? सर ये रेमिशन वाला फिर से बताइएगा एक बार। सर रेमिशन और सेजेशन का मतलब है आपने एक एक्सपेंस किया राकेश सर, और इस एक्सपेंस के पैसे फ्यूचर में आपको वापस मिल गए। जैसे आजकल बड़ा कॉमन हो गया है सर कैशबैक। मैंने 1,000 का सामान खरीदा, मुझे 100 रुपए का कैशबैक मिल गया, ठीक है ना। मैंने अपने पास अपनी दुकान के लिए 10 लाख का माल खरीदा, माल खरीद के ले आया, 10 लाख का बिल बन गया, बाद में सप्लायर ने मुझे 50,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो सर जब आपने खर्चा किया था ये आपके पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा, जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो अब आपको खर्चे का पेमेंट नहीं करना ना, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, इसे आप अपने पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट पर दिखा देंगे। एक्सपेंस होगा पीएनएल की डेबिट पर, रिकवरी होगी पीएनएल की क्रेडिट पर। ठीक है सर, क्लियर सर। जी ठीक है सर, इसे हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।